what is set and how to represent given sets. Okay, so you can say set is the foundation of basic structure of the mathematics. So study of set is basic foundation for the entire structure of mathematics. Even in calculus, algebra, trigonometry, all the different segment of the mathematics, set theory is always useful, and it is used to redefine the structure of whole mathematics, and it was given by Mr. George Boolean. Fine. So how to define set? Set is defined as a collection of well defined object. क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ सेट, सी मैंने लिखा ए इक्वल टू 1 2 3, फाइन. सो यू कैन सी कि 1 2 3 इज collection of object, and curly bracket, that is the notation for set. It defines the initial and end elements of the given set. So set is always represented by curly brackets. We will use the bracket, that is curly bracket, right? So first of all, again let me repeat the definition. How to define set? Set is collection of well defined object. Some books say a set is a well defined collection of object. Fine. So given two statements are exactly same. That's why standard writers like K.S.L. Loney, I.A. Meron, Tom M. Postel, as per them, the definition of the set is a collection of object, because object is always a well defined identity, right? अब बात करते हैं, मान लो मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ सेट लाइक बी हैविंग रोहित इज देयर. रोहित, दिस इज अ नेम. आपकी क्लास में कोई रोहित हो सकता है. मैं आपसे कहूं कि क्या ये सेट है या नहीं है. I'm not talking about the letters of the word Rohit. No, I'm talking about the name Rohit. Rohit is well defined. अगर आप वैसे सोचोगे फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक वाइज सारी चीज़ें सही हैं, बट अगर मैथमेटिकली सेट के रिस्पेक्ट में आप आ रहे हो और मैं ये कह रहा हूं कि रोहित नॉमेनक्लेचर इज वेल डिफाइंड, आंसर इज नो. सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि एक पैड पे आप रोहित लिख के और जाओ सर्च करके आओ वेयर इज रोहित, कैन यू फाइंड मिस्टर रोहित इन योर स्कूल. हो सकता है कि 10 और 20 स्टूडेंट हो जो रोहित के नाम के हो. तो केवल रोहित कह देने से कोई सिंगल आइडेंटिटी वेल डिफाइंड नहीं होता है. आप डिस्ट्रिक्ट, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ढूंढो, रोहित नाम के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे. अगर पूरे कंट्री में आप ढूंढोगे तो 1000 ऑफ द स्टूडेंट मिलेंगे जो रोहित नाम से हो. अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, और इसको बेटर तरीके से मैं बोलता हूं. जैसे आपके घर का एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस वेल डिफाइंड है. देखो क्यों? अगर एक एनवेलप पे आपके घर के एड्रेस को नोट करके हम उसको ड्रॉप कर दें, इवन कहीं भी आप ड्रॉप कर दो, अगर किसी मिस्टर एल्बर्टोस को मिलता है तो वो अगर ये अप्रोच करें कि इस एड्रेस के बेसिस पे उस एनवेलप को आपके घर पहुंचा दें, बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं. दैट इज वेल डिफाइंड, दैट इज द सेट. एड्रेस ऑफ योर होम इज सेट. बट देखो, अगर रोहित के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर रोहित वेल डिफाइंड होता तो रोहित के 10th के मार्कशीट पे केवल रोहित लिख के उसको दे दिया जाता. आपको पता है ना, 10th की मार्कशीट जब बनाई जाती है तो उस पर आपका नाम एज वेल एज फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 4 बेसिक इंफॉर्मेशन अटैच किया जाता है. बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन अटैच करने के बाद होगा क्या, आप यूनिक हो जाओगे. उन सारी इंफॉर्मेशन को मैच करने वाला कोई सेकंड नहीं मिल सकता है, राइट?
तो आपको यूनिक बनाने के लिए आपके मार्कशीट पे ये सारी चीजें अटैच की जाती हैं कि वो डुप्लीकेट ना हो, किसी और के नाम से मैच ना कर जाए। दैट्स वाई अगर रोहित को आपको सेट बनाना है तो आपको फुल इंफॉर्मेशन देनी होगी। क्लियर? अगर आप एक यूनिक पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड होना। आगे बढ़े। सो ऐसे आप देख सकते हो सेट के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक सी लिख रहा हूं और सी में मैंने एलिमेंट्स की बात की ए बी सी 1 2, दिस इज अगेन अ सेट। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि एक सेट में केवल एक ही टाइप के लेटर्स होंगे, ए बी सी ही होगा। ए बी सी भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, दोनों दो डिफरेंट यूनिवर्सल सेट के ये आपके एलिमेंट्स आ गए, राइट? तो ये भी आपका सेट कहलाएगा। क्लियर? तो नाउ let us move to the representation of the set. How to represent a set? So basically there are two different representation of the set. First one is the roster method, that is also known as listing method, and second one is the set builder method, or you can say rule method. Also you can say logical method, reasoning method, or technical method. Because see, this is not a name, this is just the term set builder. Set builder means forming a set. Clear? How to form a set? तो उसमें कुछ लॉजिक आप अप्लाई करोगे। फाइन। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप चेक करो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट ए हैविंग एलिमेंट 0 1 4 9 and 16 dot 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 means these are the squares of whole numbers. Clear? Or any integer. Clear? So this is the listing. देखो अगला एग्जांपल, सपोज दैट क्लास में मैंने बोला कि मैं एक सेट डिफाइन करने जा रहा हूं और वो सेट कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5। किसी ने कहा नहीं सर मुझे 10 तक लिखना है, तो पता है आपको आप ये नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, फिर आपको ऑल द एलिमेंट्स को यहाँ डिनोट करना होगा। देखो ऐसे लिखना होगा। फिर कोई कहता है नहीं सर मुझे 10 तक लिखना है, अब 10 के आगे अगर उसको 100 तक जाना है तो फिर ऑल द एलिमेंट्स लिखने होंगे। प्रॉब्लम शायद आपको समझ में आ गई हो लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में। अगर आपके पास 1000 नंबर्स हैं तो ऑल द 1000 नंबर्स को आपको लिस्टिंग में डालना होगा। बट वहीं पे अगर आप थोड़े लॉजिकली मूव करो, दैट इज सेट बिल्डर मेथड। सो सबसे कॉमन टर्म क्या है मैथ का? दैट इज द वेरिएबल। अगर बाय डिफॉल्ट कभी आपके पास x आता है तो बाय डिफॉल्ट x इज अ वेरिएबल। एंड व्हाट इज x? x can represent natural numbers, x can represent real numbers, x can represent complex number, x can be any quantity related to math. तो x एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑल द एलिमेंट्स को कवर कर सकता है, और यही रीजन है कि सबसे कॉमन नोटेशन को यूज किया जाता है जब आप सेट बिल्डर मेथड में जाते हो। तो हम क्या कर रहे होंगे, अगर सेट बिल्डर मेथड में आपको डिफाइन करना है तो देयर इज एलिमेंट ए को आप पिक कीजिए, फिर आप क्या करोगे करली ब्रैकेट के इनसाइड, क्योंकि ऑब्वियस है करली ब्रैकेट में ही आप सारी चीजें रखोगे, फिर आपने क्या किया एक एक्स वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। दैट इज द मेन लॉजिक। फाइन, एक्स इज सच दैट नाउ यू कैन से कि गिवन सेट इज अ एक्स स्क्वायर। तो जब आपने एक्स स्क्वायर लिखा तो ऑल द एलिमेंट्स आ जाएंगे। आपको साइड से ये इंफॉर्मेशन देना होगा कि एक्स बिलोंग टू जेड एंड जेड इज अ इंटीग्रल नंबर्स। फाइन, सेम वे अगर b को मैं 10 पे होल्ड कर दूं और b के लिए मुझे लिखना है तो मुझे लिखना चाहिए x is such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 10। देखो कितना सिंपल है। अगर आप यहां पे 10 लिख रहे हो तो 10 हो गया। अगर 100 आपको लेके जाना है यहां पे क्या होता, आप सोच के देखो। अगर मैं कहूं कि b में 100 एलिमेंट्स है तो मुझे ऑल द एलिमेंट्स यहां लिखने पड़ेंगे 11 12 13 14 15 and all the elements till 100। बट सेट बिल्डर मेथड में अगर आप कह रहे हो कि आपको 100 एलिमेंट्स चाहिए तो जस्ट यहां 10 को मैं 100 कर दूंगा एंड सिंपली दिस इज कलेक्शन ऑफ 100 एलिमेंट्स। तो लॉजिकली आपको ये बात समझ में आई कि सेट बिल्डर मेथड एक स्ट्रॉन्ग वे है
किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, और बहुत ही कम लाइंस में उसमें हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सेट बिल्डर मेथड को हम ज़्यादा रिफर कर रहे होंगे, राइट? दैट्स वाई इट इज नोन एज लॉजिकल और रीजनिंग मेथड. Fine. So let us see the concept of cardinality. Cardinality or cardinal number. Cardinal number. Cardinal number means number of element in a set. Fine. So the number of element in the set is known as cardinality of the set. Fine. Denoted by n of a or mod of a in terms of the set. For example, see, there is a set A, 1, 2, 3, 4, A, B. So find the number of elements. So number of elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can see there are 6 elements. Clear? Now, let us see another example. For example, alpha, beta, gamma, delta. See, now what will be the number of element in B? So we can say number of element in B is 4. So that is known as cardinality, cardinal number. Sometimes might be that there is no element. For example, there is a C with empty bracket. What does it mean? Number of element in C is 0. There is no element. Number of element in C is 0. Got the point? ये समझ में आया? अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी नहीं रख रहे हो तो that is empty set. Clear? So this is also a valid notation. So what is cardinality? Cardinality is the property of number of element of the given set and denoted by n of a. Fine. तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, बेसिकली कॉमन जो नोटेशंस हैं इस चैप्टर में जो हम यूज कर रहे होंगे ऑफनली, उसमें से आपको अभी जैसा मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. व्हाट इज एम्प्टी सेट? तो एम्प्टी सेट इज डिफाइंड एज द सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट which have no elements, and it is represented by curly bracket with no element or another term that is phi. So phi is the second notation which is more famous. तो empty set is denoted by phi. Clear? कोई डाउट नहीं है इसमें. आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट पे फोकस करते हैं. लाइक देयर इज अ सेट A that is 1, 2 and small a. So हम ये कह सकते हैं कि 1A का एक एलिमेंट है. 1 is an element of A. मैं आपसे कहूं कि 2 क्या है, तो अगेन आपको कहना चाहिए 2 is an element of A as well as small a is an element of capital A. मैं आपसे कहूं कि what about B, तो B is not an element of A. B is not an element of A. Clear? Because there is no B. So this term is used as element of. So that is the notation which will be used for the elements of या belongs to. Clear? अब आते हैं, देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है. अब बेसिक्स पे जाते हैं. बेसिक क्या था? डेफिनेशन ऑफ द सेट क्या था? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. फिर हम कहते हैं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है. अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो वेल डिफाइंड कैसे हो गया? ये तो सेट का बेसिक डेफिनेशन था. ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं ना. सेट का जो डेफिनेशन है और जो एम्प्टी सेट है, सेट कहता है कि उसमें एलिमेंट होने चाहिए, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होने चाहिए. एम्प्टी सेट कहता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो फिर तो ये सेट के डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. फिर एम्प्टी सेट को सेट क्यों बोला? बेसिकली एम्प्टी सेट को सेट बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है?
सो अब फोकस करते हैं। देखो एम्प्टी सेट को जब डिफाइन किया तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है, सिंपली वो रिलेटिव टर्म है। डेफिनेशन इज कि अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, फाइन, if a set has no element, still it can be well defined. See, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, मेडिकल स्टोर क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ बहुत सारा मेडिसिन है। सपोज दैट आप बोल नहीं सकते हो, है ना, किसी और प्लेनेट पे आप चले जाओ जहां पे इंग्लिश हिंदी या कोई लैंग्वेज नहीं है। वहां पे पता है कैसे लोग बात करते हैं? सेट के टर्म में। जो भी बातें होती हैं सिर्फ सेट के टर्म में। जैसे आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है और आप क्या किए, उसको ले जा करके और आपने मेडिकल स्टोर को दे दिया। वो सारे कलेक्शंस जो भी मेडिसिन हैं वो आपको कलेक्ट करके दे देंगे। ऐसे सपोज दैट कोई और एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका नाम है एल्बर्टो। एल्बर्टो को टी शर्ट चाहिए था, उसने पेपर पे लिखा मुझे टी शर्ट चाहिए ब्लैक कलर की। अब क्या होगा, वो मेडिकल स्टोर पे लेके गया कि मुझे ब्लैक कलर की टी शर्ट चाहिए। मेडिकल स्टोर, देखो पहला पॉइंट, बातचीत नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना, आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। कौन सा लैंग्वेज है बातचीत करने का? सेट। सेट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप सेट के टर्म में बात कर रहे हो। जब एल्बर्टो मेडिकल स्टोर को वहां पे एक ऐसा लिस्ट देगा जिसपे टी शर्ट लिखा होगा, मेडिकल स्टोर का रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? वो बोल नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, क्या करेगा? तो उसके पास एक फाई का पैड होगा, एक उसके पास ऐसा पैड होगा और उस पर उसने बना रखा होगा फाई, ऐसे बड़ा सा फाई बना रखा होगा, वो उसने रखा होगा। अब पता है क्या करेगा वो? जब कोई ऐसी चीजें कोई लेने आएगा, जैसे कोई टी शर्ट लेने गया, तो वो क्या करेगा, उस पैड को पिक करेगा और ऐसे दिखाएगा मिस्टर एल्बर्टो को कि सी दिस इज फाइव, दिस इज फाइव, सी दिस इज फाइव। फाइव मीन्स नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मीन्स कि मेडिकल स्टोर पे टी शर्ट नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं है। मेडिकल स्टोर के पास अगर टी शर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि टी शर्ट नहीं मिलेगा। दैट इज ए रिलेटिव टर्म, है ना। आप अगर प्रॉपर शॉप पे जाओगे, क्लॉथ की शॉप पे जाओगे, वहां पे आपको टी शर्ट मिल जाएगा। तो क्या रहा ये एक रिलेटिव टर्म है। हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो उसको भी एक फाइव का सेट रखना चाहिए, चाहे वो क्लॉथ की शॉप हो, गारमेंट्स की शॉप हो, वहां पे भी क्या होना चाहिए, उसके पास भी एक फाइव का पैड होना चाहिए। क्योंकि कोई उसके पास अगर मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट लेने आएगा, मेडिकल्स के कोई मेडिसिन लेने आएगा, तो उस समय उसको फाइव का पैड दिखाना चाहिए कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। डजेंट मीन कि मिलेगा नहीं। तो फाइव इज अ रिलेटिव टर्म। बात समझ में आई? तो इसलिए एम्प्टी सेट वेल डिफाइंड है एंड दिस इज always a relative term. Every set has a subset as a phi. Clear? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Phi is a well defined set. Fine. Some more common terms. For example, R. What is R? R denote real numbers. Real numbers. देखिए यहाँ पे मैंने 3 इक्वल साइन लगाया हुआ है ना, 3 लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट, है ना। जैसे आप 2 लगाते हो तो उसका मतलब इक्वल होता है, जब आप 3 अप्लाई करते हो तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस। तो आर इज द नोटेशन फॉर रियल नंबर्स। क्लियर? ऐसे मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज जेड, तो जेड इज द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स। ऑल द इंटीजर्स कौन से होंगे आपको पता होना चाहिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? these are the real integers belongs to z. There is another term q. What is q? Q stands for rational numbers. You know what is rational numbers? That is 2 by 3, 4 by 3, 5, 7, and root 2 is irrational number. For irrational number, we use the term r minus q. These are some common notations for the real numbers. Another one, n. N is the natural numbers. That is 1, 2, 3, 4, dot dot. These are the
universal notations, also known as universal sets. Fine. So thank you